हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो वर्क बार एनर्जी वाले पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले वर्क के बारे में बात कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस विच इज ऑब्वियसली मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। वेर अगर बस यहां पे एक छोटी सी बात हमें ये समझ आनी चाहिए कि जो एस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक पॉइंट होता है जो बताने लायक होता है या जो आप जनरली भूल जाते हो, वो डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बहुत बार ये डिफर करता है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। I'll take an example later on, but yes, for now this is okay. जैसे अगेन अगर एक सिंपल सा प्रश्न ये करूं कि भाई इसको हम यूज कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है वो प्रश्न हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा कि यार अगर एक इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक को नीचे छोड़ दिया जाए तो उसमें हर फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जब मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा तो मैं पता है क्या नोटिस कर लेता हूँ? मैं ये नोटिस कर लेता हूँ mg वाली फोर्स नीचे की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट वैसे तो इधर की तरफ हो रहा है बट mg के डायरेक्शन में कितना हो रहा है? mg इंटू एल एच। तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो mg इंटू एच हो जाता है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को बहुत बार ऐसे भी लिख लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ठीक है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट फोर्स के अलोंग जानते हो तो वहीं डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिमिलरली नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन जब देखेंगे तो नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो नॉर्मल की वजह से वर्क डन कितना हो जाता है? 0। सिमिलरली फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन देखेंगे तो फ्रिक्शन वाली फोर्स लगेगी इधर की तरफ, कितनी? म्यू एम जी कॉस थीटा। और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू एम जी। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है तो कॉस 180 डिग्री के हिसाब से आ जाएगा, तो माइनस म्यू एम जी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है एच, अगर ये हाइट है और ये थीटा एंगल है तो ये जो एच अपॉन साइन थीटा है ना, क्योंकि एच जो होता अगर ये हाइपोटेन्यूज गिवन होता तो एच जो एल साइन थीटा होता तो एल की वैल्यू इज एच अपॉन साइन थीटा। तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा, सॉरी म्यू एम जी नहीं है, म्यू एम जी कॉस थीटा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हम लोग देख सकते हैं। और अगर नेट वर्क डन पूछेंगे तो इन सब वर्क्स को ऐड कर दोगे आप, तो विच विल बी एम जी एच 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, ऐसे कुछ आ जाएगा क्योंकि इधर की तो वैल्यू अगेन, बट दिस इज नॉट अ पार्ट नेसेसरी टू बी अ पार्ट ऑफ योर शॉर्ट नोट्स। बेसिक बात बस ये समझ आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सारे केस ये समझाने की कोशिश करी कि भाई एंगल होगा तो कैसे देखोगे, एंगल नहीं होगा तो 180 डिग्री होगा, 0 होगा, 90 होगा तो क्या होगा कहानी, वो समझाने की यहाँ पे कोशिश करिए। तो आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। जो मैं दूसरी बात बोल रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाली, यहाँ पे ये बात आती है कि अगर एक रॉड है और उसको आप ऐसे छोड़ देते हैं तो वहां पे हम लोगों को ये पता चलता है कि हिंज की वजह से जो फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन अगर निकालते हैं जब ये रॉड ऐसे आएगी तो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि जो पॉइंट यहाँ पे फोर्स लग रही है वो नहीं हिलना। सिमिलरली ग्रेविटी की वजह से फोर्स वर्क डन देखेंगे तो अगेन आपको देख रहे हैं ग्रेविटी वाली फोर्स लगती है, हम अज्यूम करते हैं सेंटर मास पे लग रही है, तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो अगर इसकी लेंथ एल है तो हमें पता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका l/2 है, तो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा? mg फोर्स, उसी की डायरेक्शन में l/2 डिस्प्लेसमेंट, तो mg इंटू l/2 ग्रेविटी की वजह से वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा। और एक फोर्स जो इस एंड पे लग रही है इसकी वजह से वर्क डन देखेंगे तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो अगर आप नोटिस करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या फोर्स के अलोंग जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आपको ये समझ आएगा किसके दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक एल इधर की तरफ इस पॉइंट का और एक एल इधर की तरफ। इधर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एफ एल, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में से ऑपोजिट डायरेक्शन में एल डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का, तो वो माइनस एफ एल यहाँ पे कुछ वर्क डन आ गया। नेट वर्क डन निकालोगे तो वो भी पता चल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्सेस, इवन दो अलग अलग पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। तो आपको समझ आना चाहिए हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। इज इट ओके? ठीक है, बढ़िया बात है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी हमें बहुत हेल्प करती है कि अगर हम लोगों को टेंशंस के बीच का रिलेशन पता हो तो वहां से हम एक्सेलरेशंस के बीच का रिलेशन फिगर आउट कर सकते हैं। अगर हमें टेंशन के बीच का रिलेशन पता हो तो हम एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक रिजल्ट याद रखते थे, टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये रिजल्ट आता था वर्क डन से कि जो टेंशन अगर खुद से कुछ वर्क नहीं कर रही, सिस्टम में कोई एनर्जी नहीं दे रही है, तो जो नेट वर्क डन बाय टेंशन है वो कितना होगा?
जीरो होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते थे, तो वहां से फिगर आउट हो जाता। तो जैसे यहाँ पे सिनेरियो में क्या है कि इस पे अगर टेंशन देखोगे तो ऊपर की तरफ टी टेंशन लग रही है, इस पे अगर देखोगे तो टी टी टू टी इधर लग रही है और एक टी इधर लग रही है। तो अगर मैं बोलूंगा कि A1 इसका एक्सेलरेशन A2 ऐसे है और इसका एक्सेलरेशन A1 ऐसे है, अगर मैं इस तरीके से देखता हूं तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि यार टी डॉट ए उसका आ जाएगा T1A1 सॉरी T A1 प्लस 3T A2 माइनस हो जाएगा 3T A2 में, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इज इक्वल टू जीरो की डॉट प्रोडक्ट वाली फीलिंग थी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे को ये पता चल जाएगा कि A1 जो है वो 3A2 के बराबर है। ये हम यही आर्ग्यूमेंट वहां से भी फिगर आउट करेंगे, जो स्टेप 2.5 या फिर जो हम डिस्टेंसेस वगैरह मार्क करके फिगर आउट करेंगे, तो हम यहाँ से भी फिगर आउट कर सकते हैं सीधे सीधे टेंशन वाले रिलेशन से। तो अगर मूविंग पुली वाले केस में या तो कंस्ट्रेंट जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स थे वो हो जाते हैं, या फिर ये लग जाता है, नहीं तो फिर हमें वो डिस्टेंसेस मार्क करके डिफरेंशिएट करने वाली कहानी करनी पड़ती है। दैट इज हाउ थिंग्स आर। आगे चलते हैं। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहानी होती है? तो बड़ा सिंपल सी बात है, मान लेते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज कांस्टेंट, तो वो बेसिकली एफ डॉट डी एस या फिर एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल हम लोग बेसिकली कर लेते हैं। जो भी सिचुएशन बनती है वहां से हम लोग को पता चल जाता है कि वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना है। तो हमें इसे याद रखना होता है एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल। ये बहुत बार अगर इसमें ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, एरिया अंडर दी एफ एक्स कर्व, ऐसे भी इसको लिख देते हैं। अगर एरिया वाली सिचुएशन आती है तो फिगर आउट कर लेंगे, अगर एफ एक्स फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे रखा है हम लोगों को तो कोई बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एफ इजिकल टू के बाई एक्स स्क्वायर है और आपसे पूछ ले वर्क डन बताइए जब पार्टिकल एक्स नॉट से 3x नॉट तक जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना है। के बाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन है एक्स नॉट से 3x नॉट तक। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए जब पेपर के अंदर कर रहे हो सॉल्व, तो ये सीधे सीधे ये बात लिखनी है। अब इसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। जो रटना है हमें, ये याद होना चाहिए हमें। के तो बाहर आ जाएगा, -1/x, और माइनस गायब करने के लिए क्या कर सकते हो? लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो कि माइनस माइनस करने में दिमाग खराब होता है, तो लिमिट्स को इंटरचेंज करूंगा तो ऐसे कुछ आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो k इंटू 1/x0 माइनस 1/3x0 विच इज 3 माइनस 1 इज 2, 2k/3x0 हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप करो भैया अच्छा ऐसा क्वेश्चन आप करा रहे हो, बार बार आता होगा ये क्वेश्चन, आता है बार बार, क्योंकि 1/x स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ग्रेविटेशन में भी हर जगह ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बनता है जब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हो। बट अगेन दैट्स ओके, कोई बात नहीं है। अभी तो हमें बस ये समझाना चाहते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करना है, ये वाली जो वेरिएबल फोर्स वाली कहानी है। अब हम आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? जितनी भी फोर्सेज ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही है, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कहता है कि जितनी भी फोर्सेज वर्क कर रही हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम वर्क डन बाय सॉरी मतलब ये हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्यों नहीं देख रहे, यहाँ पे कंसीडर कर रहे। उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन होता है कि हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी भी कंसर्व देखना चाहते हैं तो फिर इन दैट केस हम कहते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेज, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेज के करस्पॉन्डिंग हम ऑलरेडी एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन मान लेते हैं। बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वाली बात में ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को कि नेटवर्क डन आपने तो डेल्टा के बोल दिया। अब बहुत बार अब इस नेटवर्क डन में एक्चुअली क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज भी होती हैं और कंजर्वेटिव फोर्सेज भी होती हैं, वो डेल्टा के है। अब इस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज को इधर ले जाओगे तो डेल्टा यू हो जाता है, अगर इसको गायब कर दो तो डेल्टा यू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है। कुछ इस तरीके से हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम पिक्चर में आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने लिखवा दी ये बात, बट दैट इज ओके, ठीक है। एंड आई विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी लिटिल मोर इन अ व्हाइल, बट यस दैट्स फाइन। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अगेन एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है जो बहुत बार हम ऑब्जर्व नहीं करते, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से अभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। अगर आपको कोई मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ और हो जाएगी, बट अगेन देन यू डू एवरीथिंग इन दैट फ्रेम, एंड इफ इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड है तो आपको एक सूडो फोर्स भी लेनी पड़ेगी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की बड़ी सिंपल सी बात हम इमेजिन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिचुएशन में देख लेते हैं, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A to B. Now that can be a position A to position B या state A to state B। जो भी हमें वर्क करना पड़ता है A से B जाने में,
वो बेसिकली उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। हाउएवर हम मान लेते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिनल वाले पॉइंट पे 0 है, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा कुछ कहानी ऐसी हो जाती है, बट दैट इज ओके। दैट इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम फिगर आउट करते हैं। जीपी की जब बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होती है वो, हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता। जनरली टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता है। इन पोटेंशियल एनर्जीज में आप कभी भी एक यू नॉट वाला टर्म ऐड कर सकते हो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम, क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कोई आइडिया नहीं है। हमें तो जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है। टोटल का तो कोई सेंस ही नहीं होता, टोटल के तो एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हो। अब नॉर्मली हम कांस्टेंट कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं कि वो 0 हो जाए, बट हो सकता है कांस्टेंट अगर आना चाहे कहीं पे। इज दैट ओके? तो ये एक सिचुएशन हमारे सामने बन सकती है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम अप्लाई करते हैं तो दो तरीके होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के। एक तरीका होता है कि सम ऑफ लॉसेस इन एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ गेन्स इन एनर्जी। है ना भाई? देखो, एनर्जी के बारे में आप बात कर रहे हो तो हमने पहले तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम बनाया, फिर हमने बताया कि जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं, वही जो स्टेटमेंट था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, सब पता है तुम लोगों को, वो लिखने की जरूरत नहीं कोई भी। एनर्जी कंजर्व्ड है तो बेसिकली हम कहते हैं सम ऑफ लॉसेस इज इक्वल टू सम ऑफ गेन्स इन एनर्जी। उसके अलावा एक और तरीका क्या होता है, वो हम बोलते हैं इनिशियल टोटल एनर्जी जो होगी, जो इनिशियली जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी बराबर किसके, फाइनल टोटल एनर्जी के। तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ता है। इमेजिनेशन कर ले तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि इमेजिन ऑलरेडी कर लिया किस चीज में गेन हो रहा है किस चीज में लॉस हो रहा है। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसमें इमेजिन नहीं करना, इनिशियल टोटल जो फाइनल टोटल बराबर होंगे, किस में गेन हो रहा है लॉस हो रहा है मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता, आखिर में अपने आप निकल के आ जाएगा कौन सी एनर्जी क्या आ रही है। इज दैट ओके? ये दो तरीके से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं सेम इक्वेशन के अंदर भी। ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा प्रश्न है कि एक पार्टिकल को हमने एक हाइट से फेंका और यहां पे आके उसकी स्पीड कितनी हो गई ये पूछ रहे हैं हम लोग आपसे। अब ये जो हमने तरीके सीखे कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी या फिर लॉस एनर्जी इज इक्वल टू गेन एनर्जी, इससे अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इनिशियल टोटल एनर्जी जो है हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाइट पे कुछ तो mgh, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। और फाइनल एनर्जी की अगर हम यहाँ बात करेंगे जब यहाँ नीचे टकरा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। तो यहां से आप ऑब्वियसली वी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। इसी में जो दूसरा तरीका है जैसे इमेजिन करने का वो ये है कि यहाँ पे जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो जीपी में लॉस हो रहा है, तो लॉस इन जीपी जो है वो mgh है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है, और गेन किसी भी चीज का फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जैसे लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल ऑफ दैट वैल्यू होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इसे। तो यहां से आपको v की वैल्यू यहां से भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सेम इक्वेशन बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि अगर ये दो ब्लॉक्स हैं और इस केस में हमसे कोई पूछता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से लगेगी, तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली होती है कि ऑब्वियसली 2m ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो देयर इज अ लॉस इन जीपी ऑफ 2m, that will not only go into kinetic energy of 2m, it will also go into gain in kinetic energy of m, and not just that, it will also, because जब ये नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा तो उसकी जीपी में गेन में भी जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो लॉस और गेन के हिसाब से हम लिखेंगे 2m gh is equal to gain in kinetic energy half 2m v square प्लस काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो ऊपर नीचे मत करना प्लीज, प्लस गेन इन जीपी ऑफ m इज mgh। इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हो। आप इनिशियल टोटल इज इक्वल टू फाइनल टोटल यहां करना चाहते हो तो यहां पे आपको कुछ 0 अज्यूम करना पड़ेगा, इसकी कुछ हाइट आपको माननी पड़ेगी इनिशियली, h0 वो फाइनली कैंसिल हो जाएगी, पर जब ही नीचे आएगा तो -2 mgh एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ h0 प्लस समथिंग हो जाएगी। तो वो इस तरीके से आपको फाइनल टोटल एनर्जी को देखना पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इनिशियल टोटल एनर्जी कुछ डिफाइन करनी पड़ जाएगी यहाँ पे, which might not be that straightforward। तो लॉस और गेन वाली चीज लिखना शायद थोड़ा आसान हो, शायद, अगर कोई कंपल्सन नहीं है कि आप लोगों को जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। एक और हमारे सामने प्रश्न आता है स्प्रिंग वाला। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि वो ये कर देते हैं कि यार यहाँ पे कहते हैं वो कि यार भैया mg को आप इक्विलिब्रियम में ब्लॉक को डाल दो, और इक्विलिब्रियम में वो कहते कहते हैं mg को ऊपर की तरफ kd से इक्वेट कर दो, और kd इज इक्वल टू mg, तो d इज इक्वल टू mg बाई k बोल देते हैं। और ये mg बाई k वाला जो रिजल्ट है आपको समझ आना चाहिए कि ये गलत है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है यहाँ पे रिजल्ट, फिर हमें करना पड़ता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से अप्लाई होता है, वो इस तरीके से अप्लाई होता है कि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो देयर इज अ लॉस इन जीपी व्हिच इज mgh, देयर इज अ गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज अ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इन्हीं जब फाइनल मैक्सिमम इलॉन्गेशन वाले टाइम पे काइनेटिक एनर्जी में तो इंक्रीज 0 हो जाता है, बट गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग हो जाएगा हाफ के एच स्क्वायर, स्पेशली अगर आपने नेचुरल लेंथ पोजीशन से छोड़ा है, जिसकी नेचुरल लेंथ जहां पे थी उस वाली पोजीशन से अगर आपने इसे छोड़ा है तो यहां से फिर हमारे पास h की वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ जाती है 2mg बाई के, mg बाई के का डबल ही एक्चुअली में। तो इस तरीके से देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन यहां बन सकती है। तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग को निकालने का ये तरीका हमारे सामने बन सकता है, कोई बात नहीं। अगर फ्रिक्शन कहीं पे आ जाता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले इक्वेशन में, तो जनरली द वे वी लुक एट इट इज वी लुक एट द फ्रिक्शन एज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के रूप में से देखते हैं कि हमें कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो जैसे यहां पे मैं नोटिस करता हूं तो अगर मैं इनिशियल टोटल और फाइनल टोटल की बात करता हूं तो इनिशियल टोटल और फाइनल टोटल तो इस बार बराबर होंगे नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन भी कुछ वर्क कर रहा होगा। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी व्हिच इज फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, एंड दैट विल मतलब दैट इज हाउ वी विल एग्जीक्यूट दैट। या फिर जो दूसरा तरीका मेरे सामने आता है वो मैं इस तरीके से देख लेता हूं, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसकी जीपी में लॉस हो रहा है, वो जो जीपी का लॉस है वो काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, उसी से जीपी के लॉस से हमें कुछ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब लॉस इन जीपी कितना है, mgh है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mv स्क्वायर है, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितने है, म्यू mg cos थीटा इनटू जो हाइट ये मूव कर रहा है वो जो स्लिप कर रहा है वो h अपॉन साइन थीटा, कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से आप यहां पे नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब जो नेट वर्क डन वाली कहानी है वो कुछ ऐसे दिख जाएगी आपको। इज दैट ओके? तो वही अगर मैं जो बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कंजर्वेटिव फोर्स वाली, जो मैं बात कर रहा था कि सॉरी डेल्टा यू वाली, तो वो यही बात थी कि अगर मैं जीपी को भूल जाऊं कि जीपी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आप भूल सकते हो, बट देन आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी कंसीडर करना पड़ेगा अलग से। तो एक माइनस mg इसका टर्म हमारे पास यहाँ पे और जुड़ जाएगा जो फाइनली उधर चला गया। तो इसलिए हमने जीपी वाला आइडिया कंसीडर कर लिया कि हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग वगैरह कैलकुलेट अलग से ना करना पड़े, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी आसान हो जाए। सो दैट इज द आइडिया। तो वर्क और एनर्जी इन दोनों के बारे में बात कर लिए। फाइनली वी कम ऑन टू पावर। पावर क्या होता है? पावर सिंपल सी बात है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। मैथमेटिकली बोलते हैं तो हम क्या कह देते हैं उसे, dw बाई dt, डेल्टा w और w बाई डेल्टा t भी बोल देते हैं बहुत बार अगर एवरेज पावर की बात कर रहे हैं हम लोग तो। और दूसरी बात है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ डॉट वी भी हो जाता है ये, ठीक है ना, एफ डॉट डी एस इंटू अपॉन डी टी करके एफ डॉट वी भी आ जाता है। वर्क डन की बात अगर करते हैं तो हमें अगर कहीं पावर पता है तो वर्क डन जो जाएगा पी डेल्टा टी हो जाएगा, या फिर अगर पी वेरिएबल है तो इंटीग्रल ऑफ पी डी टी हो जाएगा। पी अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन पी डी टी से कर लेंगे वर्क डन, या फिर पी डेल्टा टी से सिंपली फिगर आउट हो जाएगा। एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है ऐसी कुछ कि अगर पावर जो है वो कांस्टेंट है, अगर पावर कांस्टेंट है और आपसे पूछने वेलोसिटी एट एनी टाइम टी पूछा जा रहा है, तो बस आप सिंपल सी बात ये बोलोगे कि यार देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी एट एनी टाइम नहीं पूछा, पावर कांस्टेंट है, तो पावर का रिलेशन क्या पता है हम लोगों को? पावर का रिलेशन हमें पता है P इज इक्वल टू एफ वी ना, तो यहां से एफ पता है, अगर पावर कांस्टेंट है तो K बाई वी हो जाएगा, और अगर फोर्स K बाई वी है तो वहां से मुझे ये बात पता चल जाएगी एक्सेलरेशन जो है K बाई एम वी है। तो असेंशियली मुझे ये पता चल गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता चल गया। और जैसे ही मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पता चलता है, यू कैन गो बैक टू योर 1D शॉर्ट नोट्स, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड वहां से जाके आप यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, सॉरी जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होता है तो आगे कैसे सॉल्व करते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब एक्सेलरेशन का वी डीवी बाई डीएक्स भी डाल सकते हो या डीवी बाई डीटी भी डाल सकते हो, जो भी निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में वीटी निकालना है तो आप डीवी बाई डीटी डाल दोगे, तो डीवी बाई डीटी इन टर्म्स ऑफ वी आ गया, तो टर्म्स को रीअरेंज करके आप वी एट एनी टाइम टी निकाल लोगे। पावर वाले केस में एक और सिचुएशन और बन जाती है कि क्योंकि पावर कांस्टेंट है
तो वर्क डन की बात ये हो जाएगी P इंटू टी विच विल बी K इंटू टी, और जो भी आप वर्क कर रहे हो उससे क्या मिलेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से भी आप डायरेक्टली वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन बहुत ही क्विकली निकाल सकते हो अगर ऐसा कुछ केस है। मेरी बड़ा स्पेसिफिक केस है तो यहाँ पे इतनी आसानी से निकल जाए आ जा रहा है, बट कभी कभी आपको उसकी जरूरत भी पड़ सकती है, जो मैंने उधर वाला जो मेथड आपको बताया है। बट ये दो बेसिक मेथड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप इट इज मेकिंग सेंस। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? ठीक है। अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो दूसरी और जो ऑलमोस्ट आखिरी बात हमारे सामने आती है वो है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। एक छोटी सी बात इसके बाद और रहेगी, बट हाँ, मोशन इन वर्टिकल सर्कल में 99% टाइम्स हमारे पास जो केस बनता है, एक लाइट स्ट्रिंग से हम लोग एक पार्टिकल को अटैच करके सर्कल में घुमा रहे होते हैं। दैट इज द केस दैट वी कम अक्रॉस। अब इस सिचुएशन में बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस हम डिस्कस कर सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझ आनी चाहिए वो ये है कि भाई पार्टिकल सर्कुलर पाथ से बाहर कब निकलेगा। पार्टिकल सर्कुलर पाथ से ये आपको समझ आना चाहिए आर और एल के बीच में निकल ही नहीं सकता। ये जो राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है इनके नीचे बीच में निकल नहीं सकता, ये तो सर्कुलर पाथ में ही रहेगा। जब वो सर्कुलर पाथ लीव करेगा तो जनरली ऊपर किसी पॉइंट पे लीव करेगा ना। इज दैट ओके? और द पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ व्हेन टेंशन बिकम जीरो। इसमें एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों को, क्योंकि लगता है वेलोसिटी जीरो होगी जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ लीव करेगा, बट नहीं, जब टेंशन जीरो होगी तब पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव करेगा। बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे तो आपको बस इंश्योर करना है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे सर्कुलर पाथ लीव ना करे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ लीव ना करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है रूट जीएल। स्ट्रिंग वाले केस में जो वेलोसिटी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कुलर पाथ को लीव ना करने के लिए वो रूट जीएल होती है। ठीक है। अगेन उसके अलावा इसमें क्या सिचुएशन बनती है, अब जरूरी नहीं, आप जनरली रूट जीएल वाली बात नहीं करते ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी चाहिए, जनरली बात करते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब अप्लाई करते हैं तो यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई होता है, लॉस इन जीपी, सॉरी गेन इन जीपी which is mg into 2l is equal to loss in kinetic energy which is half mv square minus sorry gain in gp is equal to loss initial minus final हो जाएगा ना, half mu square minus half mv square which is gl। ऐसे कुछ करोगे आप तो जब ये कैलकुलेशन करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि हम केसेस इन्वॉल्विंग मोशन इन वर्टिकल सर्कल देख लेते हैं। सर्कल कंप्लीट करने के लिए आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5 जीएल से ज्यादा या इक्वल वेलोसिटी चाहिए होती है, और जब आप रूट 5 जीएल वेलोसिटी देते हो, जब आप रूट 5 जीएल वेलोसिटी देते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको ये याद होना चाहिए कितनी वेलोसिटी रूट जीएल, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे उस इंस्टेंट में टेंशन जो आपकी जीरो बन जाती है, क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी है कि ऊपर बोला टेंशन जीरो है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि उस पॉइंट पे टेंशन वेलोसिटी कितनी होगी, रूट जीएल, और अगर वहां रूट जीएल वेलोसिटी है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, रूट 5 जीएल। ये सिचुएशन है। और अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल ऑसिलेट करे बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट पॉइंट तो आपको वेलोसिटी देनी पड़ती है रूट 2 जीएल, और रूट 2 जीएल से कम वेलोसिटी देते हो तो कम एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट करता है बिटवीन दी टू एक्सट्रीम पोजीशन, जो भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बनती है। ये बेसिक दो सिचुएशंस है। अब ऑब्वियसली हमारे पास एक केस बनता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी रूट 5 जीएल से तो कम है, तो इसका मतलब सर्कल वो कंप्लीट नहीं कर रहा, और रूट 2 जीएल से ज्यादा है, मतलब राइट मोस्ट पॉइंट से क्रॉस कर जा रहा है। तो वहां पे जाके हम पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ, पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ between राइट मोस्ट पॉइंट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। राइट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में जाके कहीं पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव कर जाता है। तो ये बेसिक रिजल्ट हमें समझ आने चाहिए। देखो एक बात रूट जीएल वाली है जो समझ आनी चाहिए, क्या है, एक बात टेंशन वाली है जो हमें पता होनी चाहिए, दो बातें, तीसरी बात रूट 5 जीएल और रूट 2 जीएल वाली कहानी क्या है हमारे सामने, और इसके बीच में ये सर्कुलर पाथ लीव कर जाएगा। 99% चांस है कि जेईई मेन के पेपर में ये सर्कुलर पाथ लीव करने वाला क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि दैट वुड बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। बट ठीक है, मतलब वी आर ऑब्वियसली सिर्फ जेईई मेन नहीं देंगे, एडवांस भी शायद दे दें, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें हम लोग लिख लें कि क्या रिजल्ट है। सिमिलर जैसे एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि अगर रूट 4 जीएल वेलोसिटी हमने दी तो ये कहां पे सर्कुलर पाथ लीव करेगा। ठीक है, कुछ लोगों को तो रिजल्ट याद ही रहता है कि रूट 4 जीएल पे कहां पे सर्कुलर पाथ लीव करेगा, बट अगेन द पॉइंट इज सिंपल
कि अगर ये सर्कुलर पाथ लीव कर रहा है तो मानते पी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ लीव कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे सर्कुलर पाथ लीव करता है वहां पे हम देखेंगे जो वेलोसिटी चाहिए होगी जब सर्कुलर पाथ लीव करेगा, तो बेसिकली टेंशन को जीरो करेंगे। तो एक mg cos थीटा फोर्स इधर की तरफ है और एक मतलब mg cos थीटा, सॉरी हाँ mg है इधर की तरफ, तो इधर की तरफ mg cos थीटा इधर की तरफ है। तो mg cos थीटा को जनरली mv स्क्वायर बाई आर डालते हैं और mv स्क्वायर बाई आर डालेंगे तो mg वेलोसिटी जो है वो रूट gl cos थीटा, हमारे को पता होनी चाहिए कैसे कुछ वेलोसिटी चाहिए होगी। और जब ये पार्टिकल, तो ये रूट gl cos थीटा, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर p पॉइंट पे सर्कुलर पाथ लीव करे तो उस पॉइंट में वेलोसिटी रूट gl cos थीटा होगी। दूसरी बात, अब ये cos थीटा निकालोगे कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से अप्लाई होता है? जब ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली जीपी में गेन हो रहा है। जीपी में गेन कितना हो रहा होगा? अभी हाइट देखोगे ना, mgl 1 प्लस, अब देखिए ये समझिएगा, अगर ये एंगल थीटा है और ये लेंथ l है तो ये लेंथ l cos थीटा होगी ना, तो mgl 1 प्लस cos थीटा ना, ये समझ आ रही है बात? mgl इंटू l प्लस cos थीटा। बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा होता है। mgl 1 प्लस cos थीटा कहां से आ रहा है वो दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, आप बार बार नहीं इमेजिन कर सकते। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस की बात करें तो इनिशियली हाफ m 4gl, क्योंकि हाफ एम वी यू स्क्वायर होगी काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ एम जीएल cos थीटा आ जाएगा हमारे पास कुछ। और यहां से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे को क्या पता चल जाता है? cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है यहां से? 2/3, which basically implies theta is equal to cos inverse 2/3। बड़ा ही पॉपुलर सा रिजल्ट है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, क्योंकि इस केस में भी रूट 4gl वाले केस में भी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 पे छूटता है। और अगर एक हेमिस्फेयर के ऊपर से आप पार्टिकल को छोड़ते हो तो एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ तक आते आते इसकी जब ये लीव करता है इस ट्रैक को तो भी cos इनवर्स 2/3 एंगल विद द वर्टिकल पे ही लीव करता है। तो ये भी एक रिजल्ट में भी आपको याद रह सकता है, सो दैट इज ओके। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। क्या वेरिएशन होते हैं? तो सबसे पहला एक वेरिएशन आता है, वो आता है कि रादर देन यूजिंग अ स्लाइट स्ट्रिंग हम लाइट रॉड यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? लाइट रॉड। रॉड में क्या अच्छी बात है कि रॉड में वो स्लैक नहीं हो सकती, तो टेंशन वगैरह वाली बात नहीं आती। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है सर्कल मेंटेन करने के लिए? 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर्कल मेंटेन करने के लिए जो वेलोसिटी होती है 0 चाहिए, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे। पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो आंसर आता है 4gl, रूट 4gl। तो यहां पे सर्कल को कंप्लीट करना आसान होता है एज कंपेयर टू सर्कल को कंप्लीट करना इन केस ऑफ स्ट्रिंग वाला जो केस होता है, क्योंकि रूट 4gl में आप सर्कल को कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी जीरो हुए बिना ही बीच में पॉइंट प्रोजेक्टाइल हो जाता है पार्टिकल। बट यहां पे तो अगर टाइट रॉड मतलब रॉड है तो रॉड में तो कभी भी आप सर्कुलर पाथ लीव करोगे ही नहीं ना, समझ आती है बात? तो ये वाली एक सिचुएशन बनती है। अब बहुत बार एक सर्कुलर लूप बन जाता है, तो सर्कुलर लूप में क्या हो जाता है? जो टेंशन का रोल था वो ले लेता है नॉर्मल, बस दैट्स इट। और फिर से वही सेम रिजल्ट बन सकते हैं कि सर्कल पर पाथ लीव कब होगा? जब नॉर्मल जीरो होगा, ठीक है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी सर्कुलर पाथ ना लीव करने के लिए? रूट जी आर ना, अगर आर रेडियस का टर्न है तो ये रूट जी आर वेलोसिटी मिनिमम चाहिए होगी आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना गिरने के लिए। एग्जैक्टली वही वाले रिजल्ट हो जाते हैं स्ट्रिंग वाले रिजल्ट ही। और मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट टू सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी हो जाती है? रूट 5gr। सिंपल इनफ, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको दो ही रिजल्ट याद कर रहे हैं, रूट 4gr वाला और रूट 5gr वाला, ठीक है। कुछ केसेस रूट 4gr वाले होंगे और कुछ केसेस रूट 5gr वाले होंगे। कौन से केसेस क्या होंगे बस ये सोचना है आपको, ठीक है। और जैसे अब ये बड़ा क्लियर समझ आएगा, सर्कुलर ट्यूब के अंदर फिर से आप बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी वाला केस कितना होगा? 0, व्हिच मींस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? रूट 4gr। खत्म बात, दैट इज इट। ये रॉड वाला केस हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा ये लाइट रॉड वाला केस हो जाएगा ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बस लास्ट छोटा सा टॉपिक है, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की कहानी बहुत बार एक हमारे सामने आती है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा होता है तो आपसे फोर्स एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है क्या होता है। ये दो एग्जांपल्स होते हैं इसके। अगर 1D मोशन हो रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल के टर्म्स में फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन है, तो माइनस के बाई आर दे दिया या के बाई आर स्क्वायर दे दिया, व्हाटएवर, तो वहां पे फोर्स जो है माइनस डी यू बाई डी आर लिख लेते हैं हम लोग, which is 90% of the situation is this, where you write force as minus du by dr, ठीक है। और इक्विलिब्रियम वगैरह बताना है तो आप ये निकाल लेते हो कि du by dr कहां पे जीरो है, एंड फिर मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी करके आप स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बता सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और अनस्टेबल पे मैक्सिमम होनी चाहिए। मैथ्स की बात हो जाती है, अब ये फिजिक्स की बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आप ऑलरेडी से पढ़ लेते हो डिटेल में कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। 3D में अगर हम बात करते हैं तो फोर्स एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस डेल
u by del x I cap minus del u by del y j cap minus del u by del z k cap। जेई मेन में जनरली ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाती, बट अगर जस्ट इन केस आती भी है तो दिस इज हाउ वी डू इट। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है क्या हो रहा है, बट यहाँ पे del u by del x का मतलब सिर्फ इतना है कि x के अलावा जो भी है उसे कांस्टेंट मान लो, सिर्फ x को डिफरेंशिएट करो, x वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो, दैट्स इट, और सब कुछ भूल जाओ, और सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये इजियर डिफरेंशिएशन है एज कंपेयर टू द नॉर्मल डिफरेंशिएशन। तो 3 डायमेंशन में हम इस तरीके से इसे फिगर आउट कर लेते हैं, ये फोर्स हमें पता चल जाती है। एक और कहानी आती है कि फोर्स को हम कंजर्वेटिव कब बोलते हैं, फोर्स को हम कंजर्वेटिव कब बोलते हैं, फोर्स को कंजर्वेटिव हम तब बोलते हैं व्हेन वर्क डन इज आइदर, या तो वर्क डन 0 होता है इन अ लूप, या फिर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। मतलब कोई भी दो पाथ ले लीजिए, अगर एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो आपका वर्क डन सेम आना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई फोर्स है हमारे पास तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बनाए जाते हैं। फ्रिक्शन इज नॉट वन ऑफ दोस कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का कोई अगेंस्ट कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो वर्क डन होता है एक लूप में 0 नहीं होता है, या फिर कोई दो पॉइंट के बीच में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसकी वजह से उसके करस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन नहीं बना सकते हम लोग। इज दैट ओके? तो मैक्सिमम टाइम तो हम कोशिश करते हैं हर फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन बना दें, बट वो हर बार नहीं बना पाते हैं। सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी ये है, and then this is the situation of potential energy as well. So finally we are done with आपका short notes of work, power, energy. बच्चों short notes are done. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।